उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे। आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं। और निश्चित तौर से हम सब लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका कठोर से कठोर दंड देगी, ये हम सब लोगों को भरोसा है। मुख्तार ने इसीलिए इस वारदात का जो भी ताना बाना बुना था और डे लाइट का इसीलिए स्पेशली इसको रखा गया था कि इससे उसकी धमक, उसका खौफ, उसका आतंक पूर्वांचल के बाहर तक पहुंच जाए। पूरा खेल चंदासी मंडी से होता था, वो चाहे ब्रिजेश सिंह गैंग हो, मुख्तार अंसारी गैंग हो या डिप्टी मेयर अनिल सिंह हो और अवधेश राय हो, और इसी के इर्द गिर्द जो है गैंगवार चलती थी और कई हत्याएं हुई चंदासी मंडी को लेकर के। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रवाद। इसका सीधा संदेश कि देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। बात होगी माफिया अतीक अहमद की और उसके बाद होगी मुख्तार अंसारी की। अतीक अहमद बिट्टे मिल चुका है, लेकिन क्या बारी मुख्तार अंसारी की? यह सवाल है जो उत्तर प्रदेश की गलियों में आज गूंज रहा है, क्योंकि कल मुख्तार अंसारी के भविष्य का फैसला होने वाला है। 32 साल पुराने हत्याकांड में मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब होने वाला है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट अवधेश राय हत्याकांड पर कल बड़ा फैसला सुनाने वाली। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, 12 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, वादी पक्ष का लिखित में कोर्ट में जवाब जमा हो चुका है। यानी साफ है कि आज की रात मुख्तार अंसारी के लिए कयामत की रात है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज। ऐसे में 15 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा भी हो सकती है। अवधेश राय का परिवार कल के फैसले पर नजर टिकाए हुए है। परिवार को उम्मीद है कि 32 साल बाद ही सही, लेकिन वो इंसाफ के हकदार हैं और कल की सुबह उनके लिए इंसाफ लेकर आएगी। सुनिए जरा। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा से प्रार्थना है कि जो हमारा परिवार, हम सब लोगों ने जो झेला है वो कष्ट दुख किसी को न हो। और निश्चित तौर से हम सब लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका कठोर से कठोर दंड देगी, ये हम सब लोगों को भरोसा है। और हम सब लोगों ने 32 साल उनकी बिटिया ने, हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से काटा है वो बहुत ही कष्टप्रद और बहुत ही दुखद रहा है। हम लोगों के लिए कल का दिन हम लोगों के जीवन का सबसे एक मैं कहूँ बड़ा दिन, या सबसे मैं कहूँ एक ऐसा दिन जो कि हम सब लोग इसका इंतजार 32 साल से कर रहे हैं। पूरा परिवार, एक हमारे घर का बच्चा, हमारा साथी, हमारे परिवार, हमारे जितने भी शुभचिंतक लोग हैं, कल के उस इंतजार में हम लोग निश्चित तौर से अपनी टकटकी लगाएं। और मेरा सीधा मानना है कि जब अपने भाई के लिए ईमानदारी से, अपने खून के रिश्ते के लिए अगर ईमानदारी से हम लोग नहीं खड़े रहेंगे, तो आम जनता की बात, आम जनता के साथ कभी हम ईमानदारी नहीं करेंगे। तो हम सब लोगों को भरोसा है कि न्यायालय हम सबको न्याय देगा और कठोर से कठोर सजा मुख्तार अंसारी को देगा। पिछले 32 सालों में मुख्तार अपनी धौंस से बचता रहा, गवाहों को डराता रहा, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया और रोपड़ जेल से बांदा जेल में मुख्तार शिफ्ट हुआ, तो माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। योगी राज में माफियाओं पर एक तरफ बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जों पर चोट पहुंचाई गई, तो दूसरी तरफ तमाम हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई तेज हुई। नतीजा यह कि अब कल मुख्तार अंसारी पर बड़ा फैसला आने वाला है। और हर हाल में मऊ में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को लेकर बयान दिया था। सुनवाते हैं आपको कि आदित्यनाथ योगी ने याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को
अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। वैसे मुख्तार अंसारी पर फैसला जो भी आएगा कोर्ट सुनाएगा, लेकिन अतीक और मुख्तार को पनाह देने वाले सियासतदान फैसले से पहले परेशान हैं। वो परेशान क्यों हैं उसकी वजह बताता हूं आपको, क्योंकि जिन लोगों ने मुख्तार और अतीक को माफिया बनाया, आज इन पर एक्शन से वही लोग परेशान हैं, क्योंकि माफियागिरी खत्म होने से उनका जो वोट बैंक था, जो वो माफियागिरी के सारे वोट बटोरते थे, वोट बैंक खिसकने का डर उनको सता रहा। वही तस्वीर दिख रही है कि वोट बैंक उनके पास रहेगा नहीं, और इसीलिए ऐसे लोग आज की तारीख में परेशान हैं। वो परेशान कौन है, उनके चेहरे फाश, उनके राज फाश आपके सामने करूंगा। उससे पहले आज राष्ट्रवाद में जो सवाल है, जरा सवाल आपको बताता हूं। सवाल ये कि अतीक मिट्टे मिला कि अगला नंबर मुख्तार का है। सवाल ये कि आ गई फैसले की घड़ी तो माफिया मुख्तार की धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्या। सवाल ये कि 32 साल पुराना हत्याकांड, कल मुख्तार का क्या होने वाला है, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। सवाल ये कि मुख्तार अंसारी के लिए कि आज की रात कयामत की रात, और सवाल ये भी कि मुख्तार के सजा होने इसको लेकर के कौन लोग हैं जो पहले ही परेशान होने शुरू हो चुके हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अश्वनी दुबे हैं, वकील हैं। AK जैन हमारे साथ हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश से। चंचल यादव कुछ ही वक्त में समाजवादी पार्टी से हमारे साथ होंगे, और दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। दानिश भाई, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं कि जिस वक्त अतीक नहीं रहा, ये खबर आई तो AIMIM की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं, उससे लगा कि भाई AIMIM को परेशानी हुई अतीक के इस तरीके से अंत को लेकर के। मुख्तार की बारी कल है, कानूनी रूप से कल फैसला आने वाला है, परेशानी बढ़ रही है क्या? देखिए, अतीक अहमद के मामले की बात और मुख्तार के मामले की बात दोनों अलग अलग है। मुख्तार वाला पूरा मामला जेर अदालत है और कल अदालत का फैसला आएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अदालत के फैसले का जो भी वो निकलेगा, उसका फैसला, उसको वेलकम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप बात दानिश भाई, उस मामले में सिमिलैरिटी दरअसल एक है कि AIMIM ने अतीक के मामले में जो सबसे मजबूत तर्जुमा दिया था, वो कहा था कि एक मुसलमान सांसद, बिल्कुल मुसलमान शब्द बहुत फोकस था, तो वही धर्म तो मुख्तार का भी है, तो उसको आप अपराधी की नजर से देख रहे हैं कि मुसलमान इस नजर से देख रहे हैं? देखिए, अदालत की नजर से हम देख रहे हैं। हम जो अतीक के मामले में नजर देख रहे थे, वो जो योगी जी के राज में जो कुछ हुआ उसके नजर से देख रहे थे। अदालत का नजरिया सबसे सुपर नजरिया होगा, वो ना आपके लिए अलग होगा ना हमारे लिए अलग होगा। जो भी होगा उसका वेलकम किया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी बाद में राग नहीं अलापा चाहेगा कि भाई वो मुसलमान सांसद था, मुसलमान था, माफिया भले ही हो तो उसको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कोई राग आपकी तरफ से इस बार नहीं आया। ये वायदा है दानिश कुरैशी का। क्या क्या कह रहे जनाब, फिर से मैं कह रहा हूं मुख्तार के धर्म को लेकर के सजा मिलने के बाद, चाहे कोर्ट का फैसला जो भी होगा, मुख्तार के धर्म को लेकर के कोई राग अलापा नहीं जाएगा कि भाई फलाना धर्म से मुख्तार था तो इसलिए निशाना बनाया गया। अदालत का काम है फैसला सुनाना। अदालत का काम है फैसला सुनाना सर, आपका काम है, आपका काम है पॉइंटर्स को लेकर के अपने एजेंडे में साधना। जो हत्या के लिए जिम्मेदार है योगी सरकार, उसका पहले वो जवाब दे, फिर पता चले सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा उन्होंने। दानिश कुरैशी, मैं खाली आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुख्तार के धर्म को लेकर तो कल के बाद कोई राग नहीं अलापा जाएगा? अरे उनके धर्म को लेकर जो कुछ भी राग लापा जा रहा है, वो तो सरकार तो पॉलिटिक्स कर रही है। मैं कह रहा हूं दानिश कुरैशी, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है ना, आप मुख्तार के धर्म को लेकर तो कल फैसला आने के बाद कोई राग नहीं अलापेंगे, ये वादा कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर पब्लिक से? देखिए, अदालत का जो भी फैसला आएगा उसको वेलकम करेंगे हम, और उसका जो भी नतीजा आएगा वो सब। ये कहने भाई क्या है कि मैं धर्म को लेकर हमारा कोई संबंध नहीं, अपराध साबित होता तो सजा मिलेगी, हम साथ हैं, साबित नहीं होगा सजा नहीं मिलेगी, हम साथ हैं। अरे अदालत का फैसले में अलग होने की जगह ही कहां है भाई, आप बताइए। तो जब अदालत फैसला सुनाएगी तो उसमें अलग कैसे करेंगे, बताइए आप। बताता हूं, मैं बाकी मेहमानों से रिएक्शन ले लूं, फिर आपके इसी सवाल का जवाब मैं लेकर आऊंगा आपके पास ही, और वापस आपसे यही सवाल करूंगा कि कहीं आप धर्म को लेकर तो राग नहीं ला पाएंगे, लेकिन चंचल यादव, अखिलेश यादव को अतीक के जाने के बाद समाज में भाईचारा खत्म होता दिखाई पड़ा था। ऐसी भाईचारे की कड़ियां क्या मुख्तार से भी जुड़ी है समाजवादी पार्टी की? त्यागी जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी चंचल जी। त्यागी जी, जो ये आप लोग जो नैरेटिव सेट करते हो कि समाजवादी पार्टी जो है धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के,
बात करती है। हम लोगों ने कभी भी विकास के अलावा कभी भी कोई धार्मिक एजेंडे पे कोई काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, जितने भी केवल डेवलपमेंट मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं सर, लेकिन उस विकास में अपराध और अपराधियों का विकास भी शामिल रहा है। तो आप मुझे बताइए ना, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तारी कब होगी? हाँ, आप बता दो। क्या आप जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हो, क्या उनके खिलाफ भी भाषा का प्रयोग कर पाओगे? यही तो नैरेटिव सेट करना है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोगों को। मैं ये सवाल बिल्कुल बात ठीक है चंचल यादव, और मैं वादा करता हूं कि अगली डिबेट जब मैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर कर रहा हूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, और अगर आपने जानकारी दुरुस्त की होगी तो इस मंच पर बैठकर की पिछले जितने डिबेट किए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के, पहलवान के मुद्दे को लेकर के, उसमें सवाल पूछे गए। तो क्या आप जो भाषा मैं कह रहा हूं उसमें सवाल पूछे गए सर। आज की तारीख में मुख्तार अंसारी चर्चा का विषय है। तो आप लोग भी तो जाति समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी और मुख्तार अंसारी का अलायंस चर्चा का विषय है, उस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, और दूसरी बात देखिए, जो भी फैसला आएगा कोर्ट का सम्मान है, समाजवादी पार्टी उसके साथ स्टैंड करती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय, जो भी हमारा न्यायपालिका में विश्वास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का न तो कोर्ट में विश्वास है, न तो संविधान में विश्वास, न तो लोकतंत्र विश्वास है। मैं आपको बताता हूं कितने सारे घटनाएं होती हैं। अभी आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में जो है निर्भया कांड की तरह, नहीं एक सेकंड चंचल जी, मैं देखिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है अपने तमाम पैनलिस्ट से कि भाई आप जो मुद्दा है ना, चर्चा का जो मुद्दा है उसके बारे में आप एक्सटेम्पोर बोले, जितना आपको मन कर रहा है उतना आप बोलिए। अपराध की ही बात को लेके मैं बोल रहा हूं। लेकिन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वाली कहावत कर डिबेट में ना करा करें तो बेहतर होगा। मैं आपके पास संजय जी लौटाऊंगा, मुख्तार अंसारी को लेकर ही मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। मैं छोटी सी टिप्पणी उनसे चाहूंगा। जैन साहब, दो मामलों में ये अहम है। पहला ये तो मुख्तार मामले में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि वाराणसी का जो निचला कोर्ट है वो फैसला सुनाएगा। दूसरा होने ये जा रहा है कि भाई ये संभवतः मेरी जानकारी में तो सर पहला केस होगा जो बिना केस डायरी की सुनवाई हो रही है, और केस डायरी गायब होने का जो आरोप है वो भी मुख्तार के ऊपर है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है, 6 साल से हमारी सरकार है। आपका कहना ठीक है। इस केस की बहुचर्चित केस है पूर्वांचल का। मेरी भी 3 पोस्टिंग्स वाराणसी रही है, और ये अवधेश राय की जो हत्या थी एक बहुचर्चित हत्याकांड था, जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से पूर्वांचल के लोगों को थी कि इसमें जजमेंट आना चाहिए, और जजमेंट आ रहा है। ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसमें जिस प्रकार से गवाहियां हुई हैं, सख्त सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से होना चाहिए, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, और ये डिजर्व भी करते हैं। जिस प्रकार का आतंक पूरे पूर्वांचल में फैला रखा था, ये इसमें आवश्यकता थी कि इसके ऊपर एक अंकुश लगे जी। जिस प्रकार से और भी हत्याकांड अंजाम दिए गए वाराणसी में, मैं उनका भी यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूंगा, पर यह है कि एक शुभ संकेत है कि जजमेंट्स आ रहे हैं। सर एक संकेत के ऊपर मैं टिप्पणी आपकी और चाहूंगा। सर, हम लोगों ने ये मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा ही है कि एक वक्त वो था जब मुख्तार का मछली खाने का मन करता तो जेल के अंदर तालाब खुद जाता था, और अब वही है जिसको अगर बिस्किट कुरकुरे खाने होते हैं तो जेल वो अदालत के सामने आके गुहार लगाता है। ये रिजीम परिवर्तन, निजाम परिवर्तन के बाद आपको दिखता है कि ऐसा हो रहा है? सच में होना भी चाहिए। जेल जेल की तरह रहना चाहिए। जेल को एक तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए कि आप जेल में कोर्ट लगा रहे हैं, आप जेल में बैडमिंटन खेल रहे हैं, वहां पे अधिकारी जा रहे हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट खेल रहे हैं साथ में आपके बैडमिंटन, आप वहां पे सुपर वीवीआईपी की तरह रह रहे हैं। ये इससे एक माहौल बनता है प्रजातंत्र का। सभी के लिए नियम बराबर हैं, और इस प्रकार की ये सुविधाएं प्रदान करना, और ये इससे जेल प्रशासन की बड़ी बदनामी। तो क्या सर 2007 से 12 से 17 तक जो सरकारें रही, बिना किसी का नाम लें पूछूंगा आपसे, उन सरकारों में जेल के अंदर ये पैटर्न था कुछ चुनिंदा अपराधियों के लिए? नहीं, जेल में पैटर्न तो अभी हाल में भी रहा। आपने देखा होगा बरेली जेल में, नैनी जेल में, इसीलिए चित्रकूट बांदा जेल में मुख्तार अंसारी का बेटा वहां पे बंद है। आपने देखा सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाइयां की भी जानी चाहिए। एक जेल में एक सख्त से सख्त प्रशासन होना चाहिए, और इस प्रकार की गतिविधियों को कतई भी पनाह नहीं दी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी ठीक है, मैं लौटूं आपके पास। मैं अश्विनी जी आपके पास में, उससे पहले आलोक अवस्थी जी, मेरे 2 सवाल रहेंगे। पहला सवाल आपसे ये कि भाई जो आप लोग कहते थे कि जेल में योगी सरकार में कम से कम कोई जो माफिया है
वो फायदा नहीं उठा सकता, माफियागिरी नहीं चला सकता। चित्रकूट बांदा जेल का उदाहरण हम लोगों ने देखा, अभी डीजीपी साहब ने उसका जिक्र भी किया। तो ये आरोप, ये लांछन सिर्फ पुरानी सरकारों के पास है ऐसा तो नहीं है, आपकी सरकार के ऊपर भी लांछन है। दूसरा, सरकार के ऊपर आपके आरोप ये भी उठता है कि भाई आप सेलेक्टेड कार्रवाई करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वह अपराधियों के खिलाफ उनके निर्मूलन की कार्रवाई कर रही है। जब से सत्ता में हम आए हैं, 6 वर्ष हमारे को हो गया है, अब तक 185 से अधिक अपराधी जो है ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। इसके पहले कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी अच्छा अपराधियों को छूने के लिए। 10,000 से अधिक अपराधी जो है काउंटर पे गिरफ्तार भी किए गए हैं। यही मुख्तार अंसारी था। 2 सरकारों का अंतर आप समझिएगा, यही मुख्तार अंसारी था। इसके साथियों के पास से लाइट मशीन गन पकड़ी गई थी। लाइट मशीन गन पकड़ी गई थी। मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। उस डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि मुख्तार अंसारी का नाम इसमें मत रखना, हटा देना। उसने मना किया, उनको अंततः अपना इस्तीफा देना पड़ा था। और आज वही मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ सरकार में पंजाब की जेल में भाग जाता है। कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन सरकार उस समय जो है प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में उसको वहां संरक्षण दे रही होती है। 2 साल सरकारी दमाग की तरह उसको सेवा करती है। सुप्रीम कोर्ट में से जाकर के लड़ करके हमको उसको लाना पड़ता है। दोनों सरकारों का अंतर लीजिए। एक में पुलिस के, लेकिन सर चंचल यादव तो अंतर ये भी बता रहे हैं ना कि भाई आप भले कह रहे हो कि बहुत अपराधियों पर कार्रवाई हो गई, चंचल यादव हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं वो लोग भी तो लगातार कहते हैं कि भाई उनके पास भी एक पूरी लिस्ट है ऐसी जिनको अपराधी का तमगा, माफिया का तमगा दिया गया, लेकिन वो जाति विशेष से हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। नहीं आनंद जी, ये बहुत हल्की बातें हैं जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। पहले तो माफियाओं को और इन क्रिमिनलों को तो सरकारी संरक्षण था, समाजवादी पार्टी पालती थी। हमने देखा है किस तरीके से पुलिस वालों की हत्याएं घर थाने में घुस करके करी गई थी। कुंडा में हत्या हुई डिप्टी एसपी की, बिजनौर में हत्या हुई डिप्टी एसपी की, मथुरा के अंदर जो एक पुलिस के कप्तान को मार दिया था समाजवादी पार्टी समय गुंडों ने। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पुलिस का मनोबल बढ़ा है और अपराधियों का मनोबल तोड़ा है। और हमारी सरकार के समय ही अब सत्ता इन लोगों को सजा भी हो रही है। 30 साल 32 साल यही पुलिस प्रशासन था, तो नहीं सजा हो पाई। जी ठीक है सर, मैं वापस लौट आपके पास। अश्विनी दुबे जी, मुझे एक बात बताइए कि आजकल चर्चाएं बहुत कि भाई हो सकता था कि 17 साल पहले ही मुख्तार का जो पूरा एम्पायर था वो खत्म हो जाता, जब उसके बाद उसके ऊपर पोटा लगाया गया था और ये दलील दी जाती है कि मुलायम सिंह यादव की इंटरवेंशन के बाद वो पोटा हटाया गया। तो यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो अपराध और राजनीति का संगठन है, एक बड़ी वजह की अपराध पनप पाया। बिल्कुल, देखिए अंकित जी, स्टेट्स पैट्रोनाइज करती हैं अपने फायदे के लिए अपराध और अपराधियों को, और एक एक करके मुख्तार जैसे अपराधी जो है अपराध की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे, चाहे अवधेश राय हत्याकांड हो, कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, चाहे और तमाम जितने भी केसेस इन लोगों ने किया। इनके पास AK-47 से लेकर के क्या क्या इतने मॉडर्न वेपन होते हैं, ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, वो तभी होता है जब सरकारें जो बैठी होती है वो पेट्रोनाइज करती है। तो पुलिस अपने इकबाल पर आ जाए तो क्या मजाल है कि एक भी अपराध कायम हो। तो पुलिस तो अपने इकबाल पर आई थी ना सर, ये तो कहा डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने कि भाई मैंने उनके फोन रिकॉर्डिंग सुनी मुख्तार अंसारी की, मुझे पता लगा कि सेना से चुराई गई जो लाइट मशीन गन है वो उसके पास है, मैंने जाके बरामद कर ली और वादी बन करके बयान दर्ज कराया। तो प्रेशराइज किया गया कि भाई मुलायम सिंह यादव के द्वारा नाम हटा दो मुख्तार का। तो इसीलिए शैलेंद्र सिंह जैसे जो ईमानदार अधिकारी हैं, उन ईमानदार अधिकारियों को सरकारें जो है अपने जो देश में जरायम की दुनिया को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र में यूज नहीं करती। और अब देखिए, जैसे ही आपने बड़ी अच्छी बात, निजाम बदला और एक के बाद एक सजा होती है। देखिए 32 साल किसी केस में ट्रायल के लिए फैसला होने में लग जाए, समय लग जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे रिफॉर्म्स इतने अच्छे नहीं। 32 साल मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है जेल में, उनको कोर्ट से सजा नहीं हो रही। दूसरा, पूरे केस की डायरी लगातार गायब हो जाती है। किसकी कस्टोडियन में? कोर्ट की कस्टडी में रहता है, पुलिस की कस्टडी में, प्रोसिक्यूशन की कस्टडी में। इनके हाथ कितने लंबे हैं। तीसरा, समाज में जब अपराध बहुत अधिक हो जाता है और ऐसे अपराधी जो समाज में खौफ के बल पर अपना आतंक जमाते हैं, तो उन लोगों को मृत्युदंड जैसी सजा देना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। जिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कम से कम मैक्सिमम जो पनिशमेंट है मृत्युदंड की,
वो हो और मृत्युदंड देने के बाद होगा क्या कि दोबारा से इस तरह के अपराध कोई अपराधी जो है नहीं करे। ये एक ऐसा अपराध है कि एक अपराधी एक के बाद तमाम संगीन अपराध करता जाता है और वो विधानसभा में बैठता है। उसकी बड़ी वजह है अश्विनी दुबे जी कि ऐसे अपराधियों को जीत का हथियार मान करके कभी टिकट थमाए जाते हैं, कभी इज्जत पर सुरक्षा दे दी जाती है। और चंचल यादव जी, आपकी पार्टी ने तो कई रिकॉर्ड कायम किए हैं ऐसे अपराधियों को सुरक्षा देने में, उनका हिमायती बनकर खड़े होने में, उनसे अपराध हटवाने में, और मुख्तार उसी की देन है। देखिए त्यागी जी, आनंद भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये चश्मा जो लगा के लोग बैठते हैं उनको दिखाई नहीं देता। मैं कह रहा हूं सर, उनकी जितनी लंबी फहरिस्त हो, आप एक एक करके सबका नाम गिनाएंगे। उससे पहले गिनाइए कि भाई समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है ना मुख्तार को पीछे से बैकअप देने का। भाई मुख्तार हमारी पार्टी का नेता है क्या? आप हमें बता दो। आप समाजवादी पार्टी की बात करो, आप मुझे बताओ ना, आज के समय में आप एडीआर की रिपोर्ट देख लो आप कि भारतीय जनता पार्टी में कितने अपराधी हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ कि मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हों। और आप मुझे बता दो, डिप्टी सीएम से लेकर के जो हमारे दूसरे डिप्टी सीएम साहब से लेकर के मुकदमे वापस लेने की होड़। मुझे बताइए चंचल यादव, ऐसा कब हुआ कि किसी डीएसपी ने और दूसरी किसी अपराधी के ऊपर पोटा के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी, खुद वादी बन गया हो, खुद अपना बयान दे दिया हो, और फिर प्रेशराइज किया गया हो मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई अपराधी का नाम हटा दो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हम बदल रहे हैं। और हालात यहां तक कहानियां कि डीएसपी को अपना इस्तीफा दे, कहानियां जो है झूठी कहानियां बनाने में बहुत माहिर सर। डीएसपी शैलेंद्र सिंह के साथ मैंने खुद इंटरव्यू किया था। मुख्तार को जब रोपड़ से बांदा शिफ्ट किया गया था, उसके बाद मैं खुद बात करके आया था उनसे। आप कह रहे हैं कहानियां। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, सुन लीजिए, कहानियां कितनी गढ़ी जाती, कितनी बनाई जाती हैं, वो बात सबके सामने। सुन लीजिए, मैं कहना, आप मुझे बताओ, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, नहीं सर, पहले जो आपने डीएसपी शैलेंद्र सिंह वाली बात को कहानी जो गढ़ा है, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। AK जैन साहब, मुझे बताइए कि क्या ये कहानी झूठ है? क्या ये कहानी झूठ है कि मुख्तार के ऊपर पोटा लगाकर घटवाया गया था? आपको याद होगा कन्नौज में। एक सेकंड चंचल जी, जरा सब्र कीजिए। चंचल जी जरा सब्र कीजिए। अभी शैलेंद्र सिंह, जब मैं DIG वाराणसी रेंज था तो मेरे CO सिटी थे। एक बहुत ही आला दर्जे का ईमानदार अधिकारी है, और जो बातें कही जा रही हैं इसमें तथ्य है। स्वयं शैलेंद्र सिंह ने मुझे ये सब बातें बताई हैं, और इसमें तथ्य है। चंचल यादव, सुन लिया आपने? हाँ, सुन लीजिए। अपने आप को बचाने के लिए जिन तथ्यों का आप कहानी करार दे रहे थे, उनकी हकीकत क्या है सुन लिया आपने? बीजेपी के प्रवक्ता अवस्थी साहब बोल रहे थे 2014 के पहले। सर अवस्थी साहब जो बोल रहे थे उनका जवाब आप दे दीजिएगा। मुझे ये तो बताइए कि डीएसपी शैलेंद्र सिंह क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं इस अलायंस को स्वीकार कर सकते चंचल यादव? आप जब सत्ता के समीकरण बैठाने के लिए, अपराध को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए आप नियम कायदे बदल सकते हैं, तो स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? आवाज आपकी ब्रेक होगी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं सर, जब सत्ता पाने के लिए, वोट बटोरने के लिए, अपना हित साधने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अपराधियों को बैकअप कर सकते हैं, तो उसको स्वीकार क्यों नहीं सकते? आप मुझे बताइए त्यागी जी, अपराधियों की लिस्ट निकाल के देखिए। मैंने अभी आपको बताया। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं थोड़ी ना बताऊंगा आपसे सत्ता में। आप मुझे बताओ ना, आप जिस अतीक अहमद की जो है पूरे रोटियां सेक रही है भारतीय जनता पार्टी की, बताओ कौन सी पार्टी का नेता था? और आप मुझे बता दो, और किस पार्टी के गठबंधन? अब सब रोटी सीखे हो चाहे साग बनाओ, लेकिन अपराधियों की चटनी तो जरूर बन रही है। दानिश कुरैशी, मुझे बताइए जरा कि अपराधियों का साथ नहीं दिया क्या समाजवादी पार्टी ने? और मुख्तार खाली एक नाम है, उसके बाद मैं आपको पूरी कई पन्नों की लिस्ट दे दूंगा। हेमंत यादव चंचल जी, मुख्तार खाली एक नाम है, आपको कई पन्नों की लिस्ट दे दूंगा। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। दानिश भाई, उसकी पत्नी ने सरेआम सुसाइड कर लिया। जी, उम्मीद नहीं सरकार से। एक सेकंड चंचल जी, एक मिनट। दानिश कुरैशी जी भाई, AIMIM कहती है पहले अपराधियों का धर्म ढूंढती है, लेकिन चंचल यादव की पार्टी तो सबसे पहले अपराधी के पीछे वोट कितना ये ढूंढती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म आधारित काम करते हैं। अब मैं आनंद जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो भी आरोप लगाए नेताजी की पार्टी पे और उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे, अब ये तो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या योगी जी ने एक भी बार प्रधानमंत्री जी को नहीं रोका पद्म भूषण लेने से? कि
आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई इस तरीके के संगीन आरोप जो हैं आर्मी के वहां से निकालकर हथियार आप ले रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अगर आप बता रहे हैं कि नेताजी, जो कि अब नहीं है दुनिया में, खैर नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में अगर इस तरीके का पद्म भूषण दिया गया प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, और आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर बताइए, क्या मुझे नहीं लगता कि योगी जी ने इस बात को किया होगा, ध्यान पर दिलाया होगा प्रधानमंत्री जी को? नहीं करना चाहिए था उनको? बताइए आप एक्सप्लेनेशन दीजिए उसका। मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाया सर, आपने बोला क्या? मैंने ये कहा कि पद्म भूषण जो दिया गया उनको, नेताजी को, हाँ। क्या कहते हैं आपके बीएसपी के नेताजी की बात कर रहा हूं मैं, उनको जो पद्म भूषण दिया गया बीएसपी के नेताजी द्वारा, ठीक है, सर, तो सपा वो के मिला नेताजी। राष्ट्र की तरफ से, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रधानमंत्री जी को, दानिश कुरैशी जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछ रहा हूं सर, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, बहुत साथ इत्मीनान से आराम आंसर दीजिएगा, सोच करके जहनी तरीके से, कि क्या सपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया गया था? क्या अतीक अहमद रहा हो, अशरफ रहा हो, या फिर मुख्तार रहा हो, ऐसे अपराधियों को, ऐसी एक लंबी लिस्ट है सर, दर्जनों अपराधियों की, जिनको पीछे से बैकअप दिया जाता था कि भाई चुनाव में काम आएंगे। ऐसा होता था कि नहीं होता? दानिश कुरैशी, ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए, ये उनका प्रॉब्लम है। मैं कह रहे, आप हाँ या ना में बता दीजिए ना सर। नहीं, मैं, अरे भाई एक पार्टी के प्रवक्ता है, सच बोलने में क्या अर्थ जाता है? प्रवक्ता को हर बार सच बोलना। अरे इसका जवाब तो आप उनके प्रवक्ता से लीजिए जो मौजूद हैं। हाँ, चंचल यादव आपके वो थोड़ा स्वीकार लेंगे, वो तो कहानी बताया जो डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया। सॉरी, वो तो सर जो डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया वो तो कहानी बता रहे हैं, वो थोड़ा स्वीकार लेंगे। तो अब वो तो उनसे पूछिए, उनकी पार्टी का जवाब तो उन्हीं से लिया जाएगा, मुझसे तो नहीं लिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बता दीजिए जरा चंचल यादव जी, मेरे पास 30 सेकंड है, उसके बाद में रिएक्शन लूंगा आलोक अवस्थी साहब से। ये ऐलान स्वीकारने में दिक्कत क्यों होती है, और कल जो फैसला आने वाला है उसके बाद तकलीफें बढ़ेंगी, कहीं भाईचारा खतरे में तो नहीं आएगा? एक चीज आप बता दो कि आज की एडीआर रिपोर्ट था कि देखो भारतीय जनता पार्टी में कितने क्रिमिनल्स हैं, और कितने क्रिमिनल्स को ये लोग टिकट देते हैं, इनको केवल सत्ता चाहिए, इनके पकड़े, और इनको जो एजेंडा हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान रमजान के अलावा इनको जो सूट करता है वही एजेंडा लेके आते हैं। आप मुख्तार अंसारी के ऊपर डिबेट करा रहे हो, अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पुलिस स्टेशन में घुस करके थप्पड़ मारा, उसके खिलाफ आपने डिबेट नहीं कराने की हिम्मत है आपकी? क्योंकि पहली बात तो चंचल जी, हम पॉलिटिकल पार्टी से पूछकर डिबेट का टॉपिक तय नहीं करते सर, बल्कि जब आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है मंच पर आने के लिए, तो आपको बता करके आमंत्रित किया जाता है कि फलाना टॉपिक पर आपको आने, अपने विचार रखने हैं, तो उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को क्या करना है। लेकिन ये हमारी दरख्वास्त रहती है कि जो टॉपिक हो उसके अंतर्गत बात करें। वक्त की बाध्यता है सर, मैं चर्चा को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, लेकिन कल जैसे ही मुख्तार पर फैसला आएगा चंचल जी, मैं वापस संपर्क करेंगे हम लोग आपसे और पूछेंगे कि भाई आखिरकार मिजाज कैसे हैं। छोटे से